कक्षा 10 के हिस्ट्री विषय की क्लास अपन लगातार आप सबके सामने लेकर आते रहे हैं। आज उसको कंटिन्यू करते हैं। और ना केवल कक्षा 10 के लिए, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो आपका हिस्ट्री का टॉपिक 10वीं क्लास में दिया बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और स्वर्णिम भारत का इतिहास जिसको अपन कहते हैं, उसके बारे में अपन जानकारी लगातार लेते रहे हैं। आज एक बार फिर इस क्लास में उस बात को कंटिन्यू करते हैं। मैंने अंतिम क्लास में आप सबको ये बताया होगा कि मौर्य काल में किस किस प्रकार राजा आगे बढ़े, उनके बाद उनके अभिलेख जो अशोक ने लिखाए, अशोक के अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिनसे अशोक के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। लास्ट क्लास में अपन ने अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे की बात करते हैं। मौर्य काल में प्रशासन किस प्रकार चलता था, मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, इस विषय में आपके बुक में छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, उस पर बातचीत कर लेते हैं अभिलेखों के बारे में। ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया नहीं होगा कि अशोक के अभिलेख जो हैं उनकी जो भाषा है वो प्राकृत है। क्या है? भाषा और लिपि दो अलग अलग चीज़ है। देखो, पहले तो आपको ये समझना है, एक तो भाषा और एक क्या है, लिपि है। भाषा अलग अलग हो सकती है। लिपि जैसे आजकल अपन लिखते हैं तो वो देवनागरी लिपि में है। समझ में आ रही ना बात? ऐसे ही लिपियां अलग अलग थी लेकिन भाषा एक ही थी, जिसका नाम था प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा। इस प्राकृत भाषा में सभी के सभी अभिलेख लिखे गए। लिपियां मुख्य रूप से उसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक। ठीक है। इस प्रकार की मुख्य रूप से ब्राह्मी, खरोष्टी और अरेमाइक जो लिपियां हैं वो अशोक के अभिलेखों की थी। दो अभिलेख जो अपन ने पढ़े थे, एक मानसेरा और एक शाहबाजगढ़ी, वो जो पाकिस्तान और कांधार से प्राप्त किए गए हैं, उनकी भाषा आप लोगों को जरूर याद रखनी है। यानी एक कांधार से और एक कहाँ से, दो याद रख लेना, एक मानसेरा और एक शाहबाजगढ़ी, जिसकी अरेमाइक, जिसको मिक्स यूनानी जिसको अपन बोलते हैं, वो उनकी लिपि थी। तो आप लोगों को याद रखना है, उनकी जो अशोक के अभिलेख है उनकी भाषा तो जो थी वो प्राकृत थी। लिपियां मुख्य रूप से ब्राह्मी, खरोष्टी और अरेमाइक थी। याद रह जाएगा शायद मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो आज अपन बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कि प्रशासन किस प्रकार का था। देखिए, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें एक बात है अशोक के बारे में ये बताई गई है कि सबसे पहले एक साप्तांग सिद्धांत दिया गया। कौन सा सिद्धांत? साप्तांग सिद्धांत। ये साप्तांग सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक साप्तांग सिद्धांत की जानकारी मिलती है। इसमें यह कहा गया है कि एक राजा होता है, मान लो, तो राजा किस प्रकार का होना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था में राजा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो राजा कैसा होना चाहिए? पहली बात, राजा साहसिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राजा साहसिक होना चाहिए, निडर होना चाहिए, और राजा में आकर्षण का गुण होना चाहिए। राजा में क्या होना चाहिए? राजा में आकर्षण का गुण होना चाहिए, यानी अट्रैक्शन पावर होना चाहिए। उसमें लोग उसके प्रति कैसे आकर्षित हो, उसका किस प्रकार का व्यवहार हो तो लोग उसके प्रति आकर्षित हो। तो राजा में क्या होना चाहिए? आकर्षण का गुण होना चाहिए। राजा निडर होना चाहिए, राजा साहसी होना चाहिए, और राजा निरंकुश होना चाहिए। साहब, राजा क्या होना चाहिए? निरंकुश होना चाहिए। निरंकुश का मतलब क्या है? यानी जिस पर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं हो, जो बिना किसी दबाव में काम करता हो, वो निरंकुश राजा होता है। जिस पर दूसरे किसी का दबाव महसूस नहीं हो, वो निरंकुश शासन होता है। ठीक है। तो राजा क्या होना चाहिए? निरंकुश होना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है। निडर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, आकर्षण का गुण होना चाहिए, और राजा क्या होना चाहिए? निरंकुश होना चाहिए। यानी किसी दूसरे के अंकुश में, दूसरे के दबाव में काम करने वाला राजा नहीं होना चाहिए। किसने कहा है? ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के बारे में जानकारी दी गई है। तो फिर ये साप्तांग सिद्धांत क्या कहता है? ये साप्तांग सिद्धांत कहता है कि इसके कुल मिलाकर कितने अंग हैं? 7 अंग है। इसमें साप्तांग सिद्धांत में देखिए क्या क्या चीजें दी गई है। सबसे प्रमुख राजा या सम्राट होता है। उस सम्राट के पास क्या क्या चीजें होने चाहिए, उस पर अपन बातचीत करते हैं, जिसका साप्तांग सिद्धांत में जिक्र किया गया है।
साप्तांग सिद्धांत में कहा गया है कि राजा के पास पहली बात तो जनपद होना चाहिए। जनपद का मतलब जहाँ शासन करे वो इलाका होना चाहिए राजा के पास। फिर राजा के पास रहने के लिए दुर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राजा के पास दुर्ग होना चाहिए। राजा के पास कोष होना चाहिए। धन नहीं होगा तो राजा कर भी क्या सकता है? फिर कुछ नहीं कर पाएगा। दुर्ग होना चाहिए, राजा के पास कोष होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए राजा के पास? राजा के पास उसके बाद अमात्य होना चाहिए, यानी मंत्री होने चाहिए राजा के पास। परामर्श के लिए राजा काम करेगा, शासन करेगा, तो उनको राय देने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होगी, तो राजा के पास क्या होने चाहिए? अमात्य होने चाहिए। राजा के पास मित्र होने बहुत जरूरी है। अच्छे मित्र अगर नहीं होंगे तो राजा दूसरे के बहकावे में आकर काम कर सकता है। राजा के पास अच्छे मित्र होने चाहिए। देखिए क्या क्या आ गया? जनपद होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, कोष होना चाहिए, अमात्य होना चाहिए, मित्र होना चाहिए। उसके बाद राजा के पास सेना होनी चाहिए। राजा के पास प्यारे बच्चों क्या होनी चाहिए? सेना होनी चाहिए। अमात्य आ गया आपके पास, मित्र आ गया आपके पास, और कोष आ गया, दुर्ग आ गया, जनपद आ गया। तो देखिए पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां राजा स्वयं है। वैसे राजा प्रथम है क्योंकि मैंने तो नंबर गिनाए आप लोगों को। ये साप्तांग सिद्धांत में जो पुस्तक आपको अर्थशास्त्र बताई है, उस अर्थशास्त्र में ये साप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। कौटिल्य ने इस पुस्तक में कहा है कि राजा के पास ये अंग होने चाहिए। सबसे प्रमुख राजा होता है शासन करने के लिए। प्रशासनिक इकाई में सबसे प्रमुख राजा की भूमिका के बारे में बताया है। उसके बाद उसके पास एक जनपद होना चाहिए, उसके पास दुर्ग होना चाहिए, दुर्ग के साथ इसके पास कोष होना चाहिए, कोष में के साथ साथ उसके पास अमात्य यानी मंत्री होने चाहिए, फिर उसके पास अच्छे मित्र होने चाहिए, और मित्रों के साथ साथ उसके पास एक अच्छी सेना होनी चाहिए। सेना नहीं होगा तो राजा अपनी जनता की सुरक्षा कैसे कर पाएगा? ये किस में बताया गया है? साप्तांग सिद्धांत में बताया गया है। सबसे प्रमुख किसकी भूमिका सम्राट या राजा की होती है? तो साप्तांग सिद्धांत समझ में आ गया। इंडिका नामक जो पुस्तक है उसमें सबसे प्रमुख साप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। उस साप्तांग सिद्धांत में क्या क्या शामिल आपको जरूर याद रखना है। और बच्चों जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार के चित्र जरूर बनाओगे कि साप्तांग सिद्धांत में राजा होता है और उसके अंग क्या क्या हैं? जनपद हैं, दुर्ग है, कोष है, अमात्य है, मित्र है और सेना है। फिर ये भी बताया गया कि राजा कैसा होना चाहिए? राजा साहसिक होना चाहिए, राजा निडर होना चाहिए, और राजा आकर्षण का गुण होना चाहिए राजा में, और फिर राजा क्या होना चाहिए? निरंकुश होना चाहिए। ये सारी बातें किस में बताई गई है? अर्थशास्त्र में बताई गई है। प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए और क्या क्या कहा गया है। सबसे प्रमुख प्रशासनिक इकाइयों में क्या क्या होता है? देखिए सबसे पहले राजा के पास जो भी होता था उसमें तीर्थ और अध्यक्ष, क्या क्या? तीर्थ और अध्यक्ष दो अधिकारी होते थे। वैसे दो टाइप हैं लेकिन इनकी संख्या अलग अलग है। राजा को प्रशासन चलाने के लिए जिन लोगों की सहायता ली जाती थी उनमें मुख्य रूप से कौन कौन से? एक तो है तीर्थ और एक अध्यक्ष, ये अधिकारी थे। तीर्थ कुल मिलाकर 18 बताए गए। कितने तीर्थ बताए गए? 18 तीर्थ। तीर्थ का मतलब है जैसे आज का मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल है ना, देखिए ध्यान से, एक तो है मंत्री परिषद और एक है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल आजकल जैसे आपका प्रधानमंत्री है या एक मुख्यमंत्री है, सीएम है, उनके पास जिस प्रकार का मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद होता है, ठीक है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, तो ध्यान ये रखना है कि जिस प्रकार के मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के लोग होते हैं, ठीक उसी प्रकार उस समय भी मौर्य काल में भी प्रशासन की इकाई के रूप में दो प्रकार से काम में लिए जाते थे। एक तो तीर्थ था और एक अध्यक्ष होता था। ठीक है, आपको याद हो जाएगा शायद। जैसे आपको बताया गया है कि तीर्थ की संख्या कितनी थी? 18 थी, और अध्यक्ष की संख्या कितनी थी? 26 थी। कई किताबों में यहाँ 27 भी दिया गया है, लेकिन ये संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपको मुख्यतः 26 याद रखना है। ज़्यादातर बुक में 26 दी गई है, कई जगह 27 दिया, तो आपको 26 याद रखना है कि अध्यक्ष की संख्या कितनी? 26, तीर्थ की संख्या कितनी? 18। अब ये याद रखना कि जब उस मौर्य काल में राजा जब नियुक्त करता था तो तीर्थ और अध्यक्षों की जो नियुक्ति होती थी वो एक परीक्षण के बाद नियुक्त किया जाता था। क्या करके? परीक्षण करके। और वो परीक्षण किसका होता था? उपधा परीक्षण बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण के बाद
राजा इन अधिकारियों की क्या करता था, नियुक्ति करता था। उपदा परीक्षण होता था चारित्रिक गुणों का परीक्षण, चारित्रिक गुणों का परीक्षण, यानी जो भी अधिकारी मौर्य काल में नियुक्त किए जाते थे उन अधिकारियों का उपदा परीक्षण किया जाता था, उसके बाद ही उनको प्रशासन में नियुक्त किया जाता था। तो उपदा परीक्षण क्या था, चारित्रिक परीक्षण था, यानी चरित्र के सभी गुणों का परीक्षण करने के बाद ही मौर्य काल में प्रशासनिक जो कार्य दिए जाते थे, यानी तीर्थ और अध्यक्ष के रूप में उनको क्या किया जाता था, नियुक्त किया जाता था, और इनके बदले उनको वेतन दिया जाता था। क्या दिया जाता था, वेतन दिया जाता। और वेतन ये बताया जाता है कि 48,000 पण दिए जाते थे। 48,000 क्या दिए जाते थे, पण। मैंने पहली क्लास में शायद आपको बताया था कि पण क्या चीज है। पण है उस समय की चांदी की मुद्रा। क्या है, चांदी की मुद्रा है। कौन सी, पण। यानी इस चांदी की मुद्रा के रूप में इन सभी अधिकारियों को क्या किया जाता था, वेतन दिया जाता था। किसमें, पण में। पण क्या था, चांदी की एक मुद्रा थी। और नियुक्ति कैसे होती थी, तो याद रखना आपको, नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति जरूर याद रखोगे। नियुक्ति कैसे की जाती थी, उपदा परीक्षण के बाद ही। उपदा क्या है, चारित्रिक गुणों का परीक्षण करने के बाद ही मौर्यकालीन प्रशासनिक इकाइयों में तीर्थ और अध्यक्ष जो होते थे उनकी नियुक्ति की जाती थी। अब आप कहोगे कि ये तीर्थ और अध्यक्ष में आपने 18 और 26 लिख दिए, ये क्या थे, तो आपको बताना चाह रहा हूं कि तीर्थ और अध्यक्ष जो ये है संख्या में, जैसे मान लो एक आजकल के टाइम में कोई वित्त मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, कोई गृह विभाग का मंत्री है, ऐसे सब मंत्री हैं। तो इसी प्रकार इन मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था। तो ये 18 उस जमाने के मंत्री थे, और उसके बाद उनके अलग अलग अध्यक्ष, जैसे आजकल के सचिव है तो उसके असिस्टेंट जो हैं उनके रूप में अधिकारी कौन से थे, अध्यक्ष थे, उनको नियुक्त किया जाता था। जैसे देखिए तीर्थों में मुख्य रूप से होता था पुरोहित। क्या होता था, पुरोहित होता था। इसी पुरोहित को प्रधानमंत्री कहा जाता था उस समय, पीएम इसी को कहा जाता। सबसे ऊपर राजा होता था, यानी सम्राट होता था। ठीक है, तो ये जैसे आपके पास एक पुरोहित है, दूसरा समाहर्ता है, समाहर्ता। एक आता आपके पास सनिधाता, सनिधाता। एक नाम आता है व्यवहारिक, 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 व्यवहारिक। एक नाम आता है आपके पास प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। ठीक है, इस प्रकार के जो अधिकारी होते थे उन अधिकारियों का नाम क्या रखा गया, तीर्थ रखा गया। इनको सबको सम्मिलित करके जो मंत्रियों का पूरा समूह था उनको क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। इन तीर्थों की संख्या कितनी थी, 28। आपको सारे 18, ये सारे 18 याद करने की जरूरत नहीं है, मुख्य मुख्य आपको याद होना चाहिए। जैसे पुरोहित है, जैसे समाहर्ता है, जैसे सनिधाता है, जैसे व्यवहारिक है, जैसे प्रतिष्ठा है। तो इस प्रकार के जो हैं उनको याद करने की जरूरत है। ठीक है, अगला अपन बात करते हैं, जैसे कौन से हैं, अध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन कौन से, जैसे आपके पास है विविता अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष। जैसे आपके पास है पणा अध्यक्ष, पणा अध्यक्ष। जैसे आपके पास है लूणा अध्यक्ष। ठीक है, जैसे आपके पास है आप गणिका अध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष। ठीक है, जैसे लूणा अध्यक्ष आ गया, पणा अध्यक्ष आ गया, विविता अध्यक्ष आ गया। इस प्रकार के बहुत सारे अध्यक्ष, बहुत सारे का मतलब 26, टोटल 26 तो क्या होते थे उसके पास, अध्यक्ष होते थे। अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष मान लो आप लोग, मुद्रा का अध्यक्ष होता था। मुद्रा अध्यक्ष हो गया, विविता अध्यक्ष हो गया, पणा अध्यक्ष हो गया, लूणा अध्यक्ष हो गया, गणिका अध्यक्ष हो गया, मुद्रा अध्यक्ष हो गया। ठीक इसी प्रकार के तीर्थ कौन कौन से थे, जैसे पुरोहित है, समाहर्ता है, सनिधाता है, व्यवहारिक है, प्रतिष्ठा है। ठीक है, आप लोगों को याद हो जाएंगे शायद ये, मेरे हिसाब से तो सब के सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, एक दंडपाल है, कर्मांतिक है। ठीक है, तो ये सब याद करने आप लोगों को। 6 एक और लिख लो, दंडपाल है। ठीक है, एक आपके पास है कर्मांतिक है, कर्मांतिक है। ये सब आपकी बुक में सारे नाम तो नहीं दिए हैं, लेकिन आपको थोड़े बहुत याद होने चाहिए। अध्यक्ष जैसे है विविता अध्यक्ष है, पणा अध्यक्ष है, लूणा अध्यक्ष है, गणिका अध्यक्ष है, मुद्रा अध्यक्ष है, ये सब अध्यक्ष थे। और ये सब क्या थे, आपके तीर्थ थे। 18 तीर्थ हैं, अध्यक्ष कितने, 26 हैं। इनकी नियुक्ति कैसे होती थी, उपदा परीक्षण के बाद होती थी। वेतन दिया जाता था, 48,000 पण दिया जाता था, और पण चांदी की मुद्रा होती थी उस जमाने में।
याद हो गई प्यारे बच्चों इतनी बात, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए आगे बात करते हैं। इससे आगे अपने को बात करनी है, एक तो नगर प्रशासन कैसा होता था, एक प्रांत का प्रशासन कैसे होता था, प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी थी उस जमाने में। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। प्रशासनिक इकाइयों में सबसे ऊपर क्या होता था, सबसे पहले तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए। सबसे ऊपर होता था केंद्र। क्या होता था? केंद्र। आजकल जैसे सेंटर दिल्ली है वैसे केंद्र होता था। उस समय मगध राजधानी थी, तो मगध जो था वो उनका केंद्र था। बाद में पाटलिपुत्र भी उनका केंद्र बना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या? केंद्र याद रखना है। ठीक है। केंद्र के बाद आप लोगों को याद रखना है क्या होता था? प्रांत होता था। प्रांत, ठीक है, याद रह जाएगा। प्रांत के बाद क्या होता था? तो आपको याद रखना है मंडल होता था। क्या होता था? मंडल। ठीक है। मंडल के बाद क्या होता था? आहार या विष होता था। आहार या क्या होता था? विष होता था। आहार या विष होता था। आहार या विष में सबसे नीचे की इकाई भी अगर आपको याद रखनी हो, आहार या क्या होता था? विष होता था। विष के बाद होता था स्थानिक। क्या होता था? स्थानिक कह दो या स्थानीय कह दो, स्थानीय कह दो, स्थानीय, स्थानीय याद रह जाएगा शायद, स्थानीय। स्थानीय के बाद होता था द्रोणमुख। क्या होता था? द्रोणमुख। द्रोणमुख। और इस द्रोणमुख के बाद होता था खरवाटिक। क्या होता था प्यारे बच्चों? खरवाटिक। 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 खरवाटिक के बाद होता था संग्रहण। समाहर्ता कह दो चाहे आप लोग, एक संग्रहण नाम का पोस्ट और होता था। खरवाटिक और संग्रहण। संग्रहण। और संग्रहण के बाद होता था ग्राम। ये प्रशासनिक इकाइयां थी मुगल काल में। और सबसे लास्ट इकाई जो थी वो ग्राम थी। क्या थी? सबसे अंत की जो इकाई थी वो कौन सी थी? ग्राम थी। प्यारे बच्चों, अंतिम इकाई जो थी प्रशासनिक इकाई वो ग्राम थी। ठीक है। ग्राम जो है उसका प्रशासन मुख्य रूप से आप ऐसे कह सकते हो, एक ग्रामणी या किसके अधीन होता था? एक ग्रामणी के अधीन या गोप के अधीन होता था। ग्रामणी या उसे क्या कहते थे? गोप कहते थे। ये गोप क्या काम करता था? इसके दो काम थे मुख्य रूप से। एक तो ये क्या करता? आदमियों की गिनती करता, यानी जनसंख्या, जनगणना का काम करना था इसका काम। एक पशु गणना करने का काम था। पशु गणना आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करता? गांव में जाता, आदमियों की लाइन बनाता, पशुओं की लाइन बनाता। आदमियों की गिनती होगी, पशुओं की गिनती होगी, बस ये काम था किसका? ग्रामणी। और जिसके अंतर्गत क्या था? गोप था। अब देखिए प्यारे बच्चों, 10 गांवों के ऊपर, यानी कितने गांवों के ऊपर? 10 गांवों के ऊपर जो अधिकारी था वो था संग्रहण। जो इकाई थी वो क्या थी? संग्रहण थी। यानी 10 गांवों को मिलाकर एक संग्रहण बनता था। ऐसे ही आपके पास 200 गांवों को मिलाकर क्या बनता था? खरवाटिक। ऐसे ही 400 गांवों को मिलाकर क्या बनता था? द्रोणमुख। और ऐसे ही 800 गांवों को मिलाकर क्या बनाया जाता था? स्थानिक, यानी स्थानीय। स्थानीय के अंतर्गत जो अधिकारी था वो था स्थानिक। क्या था? स्थानिक, याद रह जाएगा। और प्रांत का जो अधिकारी होता था उसका नाम या तो आप कह दो प्रांतपति, प्रांतपति, या उसको कहा जाता था आर्य, या उसे कहा जाता था युवराज। क्या कहा जाता था? युवराज। प्रांतपति या आर्य या युवराज जो था वो प्रांतों का क्या करता था? प्रांतों पर शासन करने का काम करता था। प्रांत का अधिकारी जो था वो प्रांतपति था, जिसको आप आर्य या युवराज कह सकते हो। और विष या आहार पर जो शासन करता था वो विषपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विषपति कहते थे उसे। और स्थानीय पर जो करता था वो स्थानिक होता था। इधर आपके पास ये सब इकाइयां आ गई। ग्राम का तो ग्रामणी के अधीन गोप, जनगणना, पशु गणना करना, ये मौर्य काल की मुख्य रूप से प्रशासनिक इकाइयां था। प्यारे बच्चों एक बार फिर बता देता हूं, सबसे ऊपर होता था केंद्र। मैं प्रशासनिक इकाइयों की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। फिर था प्रांत। प्रांत के अंतर आजकल भी ऐसा ही होता है, जैसे सेंटर है उसके बाद अलग अलग प्रांत है। जैसे राजस्थान एक प्रांत है मान लो, उसके नीचे अलग अलग मंडल है। जैसे अपना राजस्थान है वो अलग अलग मंडलों में विभाजित है। कोई कहता है जोधपुर मंडल है, कोई कहता है मान लो बीकानेर मंडल है। ऐसे अलग अलग मंडल में विभाजित है, जिसको अपन संभाग कहते हैं आजकल। ठीक है। आहार है या विष है, विषपति हो गया, फिर स्थानीय हो गया, फिर द्रोणमुख,
फिर खरवाटिक, फिर संग्रहण और फिर क्या है, ग्राम। ग्राम प्रशासन की सबसे निचली इकाई थी और केंद्र सबसे उच्चतम इकाई हुआ करती थी। प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़े तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा प्रांत का जो शासन होता था वो कैसे किया जाता था। प्रांत का शासन किस प्रकार होता था उस पर बात करते हैं। प्रशासनिक प्रांत का जो प्रशासन, प्रांत का प्रशासन, आपको इतना याद रखना है, प्रांत का प्रशासन करने के लिए प्रांतपति की नियुक्ति की जाती थी। आपको आज बता दिया मैंने, प्रांतपति, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। कौन करता था, प्रांतपति करता था। अब मौर्य काल में कितने प्रांत थे आपको ये याद रखना है। सबसे पहली बात तो आपके लिए ये है, पूरा मौर्य काल के अंतर्गत प्रांतों में किस प्रकार डिवाइड था। सबसे पहले था उत्तरापथ, उत्तरापथ, उसके बाद था दक्षिणापथ। कौन सा, दक्षिणापथ। ये कंफ्यूजन में आपको बिल्कुल नहीं आने हैं। दो पथ जिनकी जानकारी मिलती है आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दो रास्ते हैं, वो अलग हैं, और ये जो मैं बता रहा हूं ये प्रशासनिक इकाइयां हैं। उत्तरापथ, उत्तरापथ की जानकारी मिलती है उसमें, समझ में आ गई ना बात आपको। दक्षिणापथ है, उसके बाद है मध्य देश। क्या है, मध्य देश। मध्य देश का अलग से नाम प्राची भी मिलता है आपको, प्राची, या एक नाम इसका प्रासी भी मिलता है, प्रासी, याद रह जाएगा। मध्य देश के बाद उत्तरापथ हो गया, दक्षिणापथ हो गया, मध्य देश हो गया, उसके बाद है अवंती। ये सब आपको मैंने पहली क्लास जब पढ़ाई थी उस क्लास में ये सब बताए थे। अवंती, अवंती के बाद आपके पास है कलिंग। ये इतने प्रांत थे, कहाँ के प्रांत थे, ये थे मौर्य काल के प्रांत। मौर्य काल के प्रांत कितने थे, ये 5 प्रांत होते थे, जिसमें एक उत्तरापथ, दूसरा दक्षिणापथ, फिर मध्य देश जिसका नाम प्राची या प्रासी भी मिलता है, फिर अवंती, फिर कलिंग। इस उत्तरापथ की जो राजधानी थी, क्या थी, राजधानी। इन सब की राजधानियां भी आपको याद कर लेनी है। उत्तरापथ की राजधानी, दक्षिणापथ की राजधानी, ठीक है, इन सब की राजधानियां भी आपको याद करनी है। इसकी राजधानी क्या थी, फिर इसकी राजधानी क्या थी, अवंती की राजधानी क्या थी, और कलिंग की राजधानी क्या थी। देखो, कलिंग की राजधानी एकदम आसान है, तोसली थी, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी। फिर अवंती, अवंती की राजधानी आपको बताइए उज्जैनी, उज्जैनी। वैसे 2 राजधानियां थी लेकिन आपको इतना ही याद रखना है, कौन सी, उज्जैनी। उज्जैनी के बाद है मध्य देश, प्राची या प्रासी की राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ये तो याद रह जाएगा। वर्तमान बिहार जो है, पटना जो है, वो पाटलिपुत्र था उस जमाने में। फिर है आपका दक्षिणापथ, दक्षिणापथ है स्वर्णगिरी। क्या है, स्वर्णगिरी, ये याद रह जाएगा शायद आप लोगों को। क्या क्या है, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी, मध्य देश, पाटलिपुत्र, अवंती, उज्जैन, और कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी। प्यारे बच्चों, इतनी बात मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बच गया आपके पास उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी, मुख्य जो पॉइंट था वो था तक्षशिला। क्या था, तक्षशिला उसकी राजधानी थी। ये तो सबको याद हो जाएगा, तक्षशिला, ठीक है, राजा तक्ष के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तक्षशिला, स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तोसली। उज्जैनी वर्तमान उज्जैन है, आप लोग जानते हो, ये वर्तमान उड़ीसा में है, आप लोग जानते हो। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना जो है, बिहार की राजधानी पटना, वो पाटलिपुत्र था। अब मेरे हिसाब से प्रांत आपको याद हो गया। अब इतनी बात समझना है कि ये जो 5 आपके प्रांत हैं, इन 5 प्रांतों में प्रत्येक प्रांत में 6 अधिकारी इसको कार्य को, प्रशासनिक कार्य को संभालते थे। इसका मतलब हो गया, पहले में अगर 6 अधिकारी है, दूसरे में 6, तीसरे में 6, चौथे में 6, पांचवें में 6, प्रत्येक में 5 सदस्य जो थे वो प्रशासन में हिस्सेदार थे। यानी प्रशासनिक कार्य में 5-6 आदमियों, सदस्यों का एक टीम थी, वो सदस्यों की टीम इसकी हेल्प करती। इसका मतलब इसमें कुल कितने अधिकारी होते थे, तो टोटल मिलाकर प्रांत पर जो शासन करते थे या प्रांत का जो कार्यभार देखते थे, वो टोटल अधिकारी कितने थे, 30 थे। दोबारा बता देता हूं, अगर किसी बच्चे को प्रशासनिक इकाई जो समझने में अगर किसी को दिक्कत आए, यानी प्रांत पर प्रांतपति होता था, जो पूरे सब प्रांतों का अधिकारी होता था, वो प्रांतपति होता था। उसके बाद मौर्य काल में प्रांत कितने थे, प्रांत थे उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य देश, अवंती और कलिंग। उसके बाद इनकी राजधानियां याद करनी है, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी और तोसली।
अब बच्चों ये बात समझनी है कि प्रत्येक प्रांत में 6 अधिकारी होते थे। क्या कितने? 6 अधिकारी होते थे। प्रत्येक में अगर आप लोगों को याद रखना है 6 अधिकारी होते थे तो टोटल कितने हो गए? 5 × 6 यानी 30 अधिकारी यहाँ क्या करते थे? प्रशासनिक कार्य में हिस्सेदारी करते थे। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। अगली बात अपन करते हैं नगर प्रशासन की, कि उस समय में नगर का प्रशासन कैसे होता था। प्रांत का करने के बाद आपको क्या करना है? नगर प्रशासन के बारे में जानकारी लेनी है। नगर प्रशासन, नगर प्रशासन, नगर का प्रशासन करने, नगरों पर प्रशासन करने के लिए आप लोगों को इतनी बात याद रखनी है कि नागरक एक नाम की व्यक्ति की यहां को कार्यभार दिया गया। नागरक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पद का नाम है। यानी नगर का प्रशासनिक दायित्व जिस आदमी के पास होता था उसका नाम क्या है? नागरक। किस पर? नगर का। ठीक है, नगर का मतलब आप सब जानते हो। आजकल नगर पर प्रशासनिक इकाई के रूप में जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसको वहां प्रशासन का दायित्व दिया जाता था, उसे नागरिक कहा जाता था। अब आपको यह याद रखना है, नगर में प्रशासन करने के लिए कुल मिलाकर 5 समितियां बनाई गई। कितनी समितियां? 5 समितियों के द्वारा यहां नगर का प्रशासन किया जाता था। और प्रांतों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। और नगर में 6 समितियां होती थी। कितनी? 6 समितियां होती थी और उसमें 5 प्रांतों में बांटा गया था। यानी प्रशासन को सरल रूप से करने के लिए, प्रशासनिक दृष्टि से सरलता प्रदर्शित करने के लिए उसको तो 5 प्रांतों में बांटा गया। प्रत्येक में 6 सदस्य होते थे। लेकिन यहां क्या है, आपको याद रखना है कि नगर का प्रशासन करने के लिए उस नगर में कितने प्रकार की समितियां बनाई गई? कुल 6 प्रकार की समितियां बनाई गई थी। पहली समिति आप लोगों को कैसे याद करना है? बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा। देखो, पहली बात आप लोगों को होनी चाहिए कि नगर में क्या रहेगी? जनसंख्या। तो पहली समिति का नाम था जनसंख्या समिति। कौन सी समिति? जनसंख्या समिति होती थी उस समय, जनसंख्या समिति। दूसरा आप लोगों को याद रखना है कि जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो लोग कहां जाएंगे? मान लो ज्यादा हो जाती है, संसाधन कम हो जाते हैं, तो लोग कहां जाते हैं? विदेश जाते हैं। तो एक होती है विदेश समिति। क्या होती है? विदेश समिति। याद रह जाएगा। विदेश में जाएंगे लोग तो वहां की शिल्प को साथ लेकर आएंगे, तो अलग हो जाएगा अगली समिति शिल्प समिति। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? शिल्प समिति। ठीक है, शिल्प समिति याद कर लेना है ये सब आप लोगों को, शिल्प समिति। अब देखिए अगली जानकारी है उद्योग। किससे संबंधित है? उद्योग। लोग ज्यादा होंगे, शिल्प जब डेवलप हो जाएगा तो शिल्प के बाद क्या बनेगा? उद्योग बन जाएगा वो शिल्प से, शिल्प समिति। याद रह जाएगा शायद। उसके बाद उद्योग के बाद आएगा, उद्योग जब हो जाएंगे, लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा तो सरकार उस पर क्या लगाएगी? कर लगाएगी। तो ये हो जाएगी कर निरीक्षण समिति। कर निरीक्षण समिति, कर निरीक्षण समिति। ठीक है प्यारे बच्चों, कर निरीक्षण समिति। कर निरीक्षण समिति क्या करती है? कर का निर्धारण करती है, कर के बारे में जानकारी लेती है और कर किस प्रकार लगाया जाए इस पर अनेक सुझाव देती है। उद्योग क्या करता है? उद्योग धंधे कहाँ लगाए जाने, कैसे डेवलप किए जाए, उसके बारे में सुझाव देती है। उसके बाद है शिल्प समिति, फिर है विदेश समिति, फिर है जनसंख्या समिति। मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों आप सबको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। ये आप देख लेना, छोटी बड़ी मात्रा की कोई दिक्कत नहीं है, आप सही कर लेना जैसे भी आपको सही लगे, किस प्रकार होगी ये। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको ये याद होना चाहिए, अंतिम समिति जो है वो है व्यवसाय समिति, व्यवसाय निरीक्षण समिति, व्यवसाय निरीक्षण समिति, निरीक्षण समिति, व्यवसाय निरीक्षण समिति। व्यवसाय का निरीक्षण करने के बारे में एक समिति बनाई गई। अब दोबारा बता देता हूं, जनसंख्या जो समिति है वो जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, लोगों की उसकी गणना करना, रजिस्टर मेंटेन करना। ठीक है, जितने लोग जन्म ले गए उनके नाम और जो मर गए उनके नाम उस लिस्ट से हटाने का काम ये सब करते थे और उसी लिस्ट के आधार पर लोगों को लाभ दिया जाता था। फिर है विदेश समिति, विदेश समिति का मतलब विदेश से संबंधित जो मामले थे वो देखती थी। फिर शिल्प समिति, शिल्प कला से संबंधित है। फिर है उद्योग, उद्योग कैसे लगाए जाए, कैसे डेवलप किया जाए उससे संबंधित है। फिर कर का निरीक्षण किस आधार पर किया जाए उसकी एक समिति है। फिर है व्यवसाय निरीक्षण,
व्यवसाय का निरीक्षण करने के लिए भी एक समिति बनाई जाती थी। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में प्यारे बच्चों कितने सदस्य? प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। टोटल 6 समितियां हैं, तो इन समितियों की व्यवस्था करने के लिए टोटल कितने सदस्य हो गए? 30 सदस्यों के द्वारा ये प्रशासनिक जो नगर का प्रशासन था उसको तैयार किया जाता था। क्या ये बात समझ में आ गई? दोबारा बता देता हूं। नगर के प्रशासन को देखने के लिए नागरिक की नियुक्ति की जाती थी। नागरिक एक पद का नाम है, ठीक है। फिर है जनसंख्या, उसमें कुल मिलाकर नगर का प्रशासन करने के लिए 6 समितियां बनाई जाती थी। कितनी समितियां? 6 समितियां। उस समिति में पहली समिति थी जनसंख्या समिति, दूसरी विदेश समिति, तीसरी शिल्प समिति, चौथी उद्योग समिति, 5वीं कर निरीक्षण समिति और छठी थी व्यवसाय निरीक्षण समिति। इन प्रत्येक समिति में कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। तो टोटल मिलाकर कितने सदस्य हो गए? 30 सदस्य हो गए। प्यारे बच्चों, शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मेरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगली बात अपन करते हैं किसकी? देखिए, अब मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे गुप्तचर विभाग के बारे में, या उससे पहले अपन बात कर लें न्याय व्यवस्था की, ठीक है। क्या बात करें? न्याय व्यवस्था। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था किस प्रकार की जाती थी? न्याय व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्याय व्यवस्था का ध्यान रखना आपको। सबसे पहले न्याय का काम सबसे ऊपर राजा करता था, यानी सम्राट करता था। सम्राट, या जिसको अपन राजा कहते हैं। सबसे बड़ा, जैसे आजकल आप जानते हो, सबसे बड़ा जो न्याय करने वाला अधिकारी है वो राष्ट्रपति है देश का। सुप्रीम जो न्याय करता है वो सुप्रीम आज का क्या है? राष्ट्रपति है। सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कहाँ जाता है? अंत में आदमी राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक वैसे ही सबसे ऊपर जो इकाई थी, केंद्रीय न्यायालय के बाद सबसे ऊपर सम्राट या राजा का न्याय होता था उस जमाने में। बात समझ में आ गई ना आपको? अब देखिए कि न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी मौर्य काल में। न्याय करने का सबसे ऊपर का काम सम्राट या राजा करता था। उस समय न्यायालय जो था, न्यायालय, उसमें 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। कितने प्रकार के न्यायालय? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते थे? देखिए, एक तो होता था धर्मस्थीय न्यायालय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों ये, धर्मस्थीय न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय, ठीक है। और एक होता था कंटक शोधन न्यायालय। क्या होता था? कंटक शोधन न्यायालय। अगर इनका नाम याद हो गया तो आराम से याद हो जाएगा कि इनका काम क्या क्या था। देखिए जरा एक बार, जो धर्मस्थीय आपका न्यायालय और जो कंटक शोधन न्यायालय है उसमें किस किस प्रकार के काम किए जाते थे। प्यारे बच्चों देखिएगा जरा एक बार आप लोग, इसमें धर्मस्थीय न्यायालय है ये, और ये कंटक शोधन। कंटक का मतलब कांटा होता है, आप लोगों को मालूम है। और जो क्रिमिनल आदमी होगा वो समाज में कंटक का काम करेगा, कांटे का काम करेगा, ठीक है। आपको ध्यान होगा, जो व्यक्ति क्राइम करता है वो क्राइम करने वाला व्यक्ति समाज के लिए कैसा होता है? कंटक का काम करता है। तो इसमें क्रिमिनल जो केस होते थे, क्रिमिनल जो केस हैं, उन क्रिमिनल केस के बारे में कहाँ? कंटक शोधन न्यायालय में सुनवाई होती थी। दोबारा सुन लो, क्रिमिनल जो केस होते थे वो सब के सब कहाँ आते थे? कंटक शोधन में आते थे। और जो सिविल होते थे, सिविल जो होते थे वो सारे के सारे कहाँ आते थे? सिविल केस जितने भी होते थे वो धर्मस्थीय न्यायालय में आते थे। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? कंटक शोधन में क्रिमिनल जो केस थे, हत्या से संबंधित जैसे था, ये सब के सब कहाँ आते थे? कंटक शोधन में आते थे। लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों, ये सिविल मैंने लिखा है, लेकिन आप 10वीं क्लास की बुक में 3 चीज़ें ऐसे दे रखी है आपको, ठीक है। उनसे संबंधित जो मामले हैं वो सिविल यानी धर्मस्थीय न्यायालय में ही आते थे। जैसे कौन कौन सा? पहला आपको दे रखा है चोरी, ठीक है। चोरी के बाद दे रखा है आपका डाका, डाका डालना जिसको कहते हैं वो डाका दे रखा है। ये डाका और लूट, ये 3 हैं। चोरी करना, डाका डालना और लूट करना, ये तीनों की तीनों किस में दिए गए हैं? सिविल में दिए गए हैं। और इसके अलावा भी 2 और दे रखे हैं। जैसे एक तो है आप लोगों का, जैसे आजकल बोलते हैं गाली गलौच जिसको बोलते हैं, कटु वचन जिसको अपन कहते हैं। कटु वचन अगर कोई बोलता है तो वो भी कहाँ सुने जाएंगे? वो भी धर्मस्थीय न्यायालय में सुने जाएंगे। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? इसमें सारे क्रिमिनल केस सुने जाते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम है, हत्या का कोई मुकदमा है
वो, इसमें मान लो धन का कोई गड़बड़ हो गया, भूमि का कोई विवाद हो गया, भूमि की पैमाई से संबंधित, जो आजकल भी जैसे ऐसा ही है, भूमि का अलग न्यायालय है और हत्या इस प्रकार के लूटपाट इन संबंधित अलग न्यायालय, एक में क्रिमिनल केस आते हैं और एक में सिविल केस आते हैं, एक में दीवानी आते हैं और एक में फौजदारी आते हैं। क्या क्या है? एक क्या है? दीवानी न्यायालय, दीवानी, और एक क्या है? फौजदारी। आज इनके नाम ये है फौजदारी। तो ये जो है ये तो है दीवानी न्यायालय और ये क्या है? ये है फौजदारी न्यायालय। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? यहां जो न्याय करने का काम करता था उस अधिकारी का नाम था प्रदेष्ठी, परदेष्ठी। ठीक है, आपकी किताब में प्रदेष्ठिन भी नाम लिखा हुआ है, प्रदेष्ठी कहते हैं मुख्यतः इसको। यहां जो न्याय का काम करता था वो है व्यवहारिक। व्यवहारिक आपको पीछे बताया था, तीर्थ में 2 अधिकारी लिखे थे मैंने, एक तो व्यवहारिक और एक है प्रदेष्ठी। वहां मैंने एक के बारे में भी नहीं बताया कि कौन क्या काम करेगा। समझ गए? आप सोच रहे हो जैसे समाहर्ता है, ये सब आपको बताए थे नाम आज मैंने, तो मैंने वहां काम नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैं इन सब के काम एक साथ बता दूंगा आपको। तो देखिए, व्यवहारिक जो था वो धर्मस्थलीय न्यायालय में न्याय प्रदान करता था और प्रदेष्ठी जो था वो कंटक शोधन जो न्यायालय था उसमें न्याय प्रदान करने का काम करता। अब सुनिएगा जरा, इसमें क्या होता था? 3 तो आपके पास होते थे अमात्य। क्या होते थे? 3 अमात्य और 3 व्यवहारिक। ये व्यवहारिक है, 3 व्यवहारिक, व्यवहारिक, ये 3 और 3 टोटल 6 मिलकर किस न्यायालय में न्याय प्रदान करने का काम करते थे? धर्मस्थलीय न्यायालय में 3 अमात्य और 3 व्यवहारिक, ये सब मिलकर यानी टोटल 6 की संख्या में होने के बाद न्याय प्रदान करने का काम कहाँ करते थे? धर्मस्थलीय न्यायालय में। और ऐसे ही 3 आपके पास अमात्य, 3 अमात्य और 3 ही आपके पास प्रदेष्ठी, प्रदेष्ठी, ये टोटल मिलकर कितने हो गए? 6। ये 6 जो हैं वो कौन से न्यायालय में? कंटक शोधन न्यायालय में न्याय प्रदान करने का काम करते थे। एक बार फिर देख लीजिए प्यारे बच्चों आप लोग, अगर आपको समझ में नहीं आया तो न्याय व्यवस्था में सबसे बड़ा न्याय का काम कौन करता था? वो करता था सम्राट यानी राजा खुद करता था। न्यायालय 2 प्रकार के थे, धर्मस्थलीय न्यायालय, कंटक शोधन न्यायालय। क्रिमिनल केस कंटक शोधन में आते थे और सिविल न्यायालय यानी दीवानी जो मामले थे वो धर्मस्थलीय में आते थे और क्रिमिनल फौजदारी जो थे वो कंटक शोधन में आते थे। इसमें हत्या जैसे विवादों का निपटारा होता था और इसमें जैसे 3 नाम आपकी किताब में दिए, लेकिन आजकल ये सब जो है वो क्रिमिनल में नोट किए जाते हैं। जैसे भूमि का कोई विवाद है, किसी ने किसी को गाली दे दी, गाली गलौज करने के जो विवाद थे वो सब के सब धर्मस्थलीय न्यायालय में आते थे। इसमें जो अधिकारी था वो व्यवहारिक था, इसमें प्रदेष्ठी था। इसमें टोटल मिलाकर 6 व्यक्ति का न्याय प्रदान करने का काम करते, जिसमें 3 अमात्य होते थे और 3 व्यवहारिक होते थे, टोटल 6 हो गए। ऐसे इसमें 3 अमात्य होते थे और 3 क्या होते थे? प्रदेष्ठी होते थे। प्यारे बच्चों समझ में आ गया? सबसे नीचे की इकाई जो थी न्याय करने की वो ग्राम थी। ग्राम में कौन काम करता था? ग्राम वृद्ध जिसको अपन कहते हैं, ग्राम वृद्ध। ये ग्राम वृद्ध या इसको बोलते हैं ग्रामणी। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रामणी। यही गांव की जो व्यवस्था थी न्याय की उसमें न्याय प्रदान करने का काम करता था। जैसे आप लोगों को याद होगा आज मैंने प्रशासनिक इकाइयां बताई थी, तो सबसे पहले मैंने बताया था ग्राम। ऐसे ही न्याय में भी ऐसे ही होता, सबसे नीचे क्या इकाई थी? ग्राम होती थी। फिर संग्रहण होती थी, संग्रहण। ठीक है, फिर प्रदेष्ठी होती थी, आप लोगों को आज बताया था मैंने। ठीक है, द्रोणमुख आप कह सकते हो। उसके बाद आप लोगों को ऊपर याद होना चाहिए प्रांत का न्याय होता था और सबसे ऊपर होता था उस समय केंद्रीय जो न्याय की व्यवस्था थी जिसका मुख्य केंद्र पाटलिपुत्र में था, वो तो आप लोगों का केंद्रीय मुख्य न्यायालय जो था उस समय पाटलिपुत्र में ही था, केंद्रीय न्याय व्यवस्था। और उससे भी ऊपर, सबसे ऊपर क्या था? सम्राट या राजा न्याय प्रदान करने का काम करता था। प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। अगली बात अपन करते हैं गुप्तचर के बारे में। गुप्तचर विभाग भी था, तो गुप्तचर विभाग में कौन कौन था और सेना में कौन कौन से अधिकारी थे उनकी भी बात कर लेता हूं आपके बारे में। इंडिका में ये दिया गया है कि गुप्तचर जो व्यवस्था थी, गुप्तचर। अब इस गुप्तचर विभाग में, गुप्तचर का मतलब तो समझते हो क्या? जैसे आजकल भारत के गुप्तचर एजेंसी जिसका नाम है रो, क्या है? रो। वैसे ही उस जमाने में भी गुप्तचर काम करते थे। आपने रामायण अगर देखते हो तो उसमें भी देखा होगा, राम की तरफ से भी कुछ गुप्तचर हैं जो वहां जाते हैं। ठीक है,
लंका में, और कुछ रावण के गुप्तचर हैं वो कहाँ आते हैं, वो आते हैं राम के यहाँ। तो गुप्तचर उस जमाने में भी, मौर्य काल में भी होते थे। तो गुप्तचर व्यवस्था किस प्रकार की थी देखिएगा प्यारे बच्चों। गुप्तचर जो विभाग था, जो गुप्तचर होते थे उन गुप्तचरों के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, उस शब्द का नाम है गुड पुरुष। जो गुप्तचर होते थे उन गुप्तचरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, गुड पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया, यानी गुड पुरुषों को गुप्तचर कहा जाता था। अब ये गुप्तचर जो हैं वो दो प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के होते थे प्यारे बच्चों, दो प्रकार के। एक गुप्तचर जो होता था वो तो होता था संचार, और एक होता था संस्था। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक है संस्था और एक क्या है, संचार है। संचार का मतलब ये है, संचार का मतलब है यहां कोई समाचार दिया जाता है, वो संचार माध्यमों के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। तो देखिए यहां है संस्था और यहां क्या है, संचार है। और गुप्तचरों के लिए, एक गुप्तचर विभाग के लिए महामात्य सर्प शब्द का प्रयोग भी किया गया है। महामात्य सर्प, याद रखना है, ये गुप्तचर विभाग के लिए या गुप्तचरों के लिए एक शब्द का और प्रयोग किया गया, महामात्य सर्प। और गुप्तचर को कहा जाता था गुड पुरुष, और गुप्तचर विभाग में जो कार्य होता था वैसे गुप्तचर विभाग के लिए ही महामात्य सर्प शब्द का प्रयोग किया गया है। और गुप्तचरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, गुड पुरुष के लिए। देखिए उस समय गुप्तचर दो प्रकार के थे, एक संचार और एक संस्था। आप लोगों को मालूम है संचार का मतलब है एक स्थान से दूसरी जगह पर ट्रांसफर जो चीजें होती है वो संचार के द्वारा ही होती है। तो जो गुप्तचर एक स्थान पर नहीं रहकर अलग अलग स्थानों पर जाकर सूचनाएं एकत्र करता था, जैसे मान लो भारत का कोई गुप्तचर है, वो अलग अलग देशों में जाकर क्या करता था, सूचनाओं को इकट्ठा करता था, अलग अलग जगह जाकर सूचनाओं को जो इकट्ठा करके सूचनाएं प्रदान करता था, वो गुप्तचर जो था उसका नाम था संचार। और ये संस्था जो है, संस्था एक जगह जहां काबिज हो जाती है वहीं रहती है, वहां से उसको ट्रांसफर नहीं करते। तो ठीक इसी प्रकार आप लोगों को मालूम है जो एक स्थान पर रहकर सूचनाएं प्रदान करता था, क्या करता था, जो एक स्थान पर रहकर सूचनाओं को ट्रांसफर करता था, सूचनाओं को संग्रहण करता था, वो गुप्तचर जो था वो मौर्य काल में किस नाम से जाना जाता था, संस्था के नाम से। और जो अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करके, अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करके अगर सूचनाओं को एकत्र करता था तो उसका नाम था संचार। एक उभय वेतन नाम भी मिलता है, क्या नाम मिलता है, उभय वेतन। उभय वेतन कौन सा होता था, गुप्तचरों के लिए ही प्रयोग किया गया उभय वेतन। ऐसा गुप्तचर होता था जो क्या करता था, तो एक जगह से दूसरी जगह जाता और वहां जाकर उनकी प्रशासनिक इकाइयों में स्थान ले लेता और फिर वहां की सूचनाओं को इकट्ठा करता। जैसे देखो, मान लो भारत के वर्तमान में जो अपने सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, वो पहले पाकिस्तान में रहे, आप लोगों को जानकारी होगी। और वो रो की एक एजेंसी, भारत की गुप्तचर एजेंसी है रो, उसके एजेंट बनकर वहां गए थे। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग काम करते हैं। रो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है भारत की। तो उस एजेंसी के लोग, मान लो अजीत डोभाल भारत से पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान की सरकार जो है उस सरकार में कोई पद प्राप्त करके वहां की सारी सूचनाओं को प्राप्त करके हमारे यहां भेजे, तो उनके लिए कौन से शब्द का यूज किया जाएगा, उभय वेतन शब्द का प्रयोग किया गया है। कहां, मौर्य काल में। तो दोबारा सुन लो, दो लाइन बता रहा हूं। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग होता था, गुप्तचर के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग किया और विभाग के लिए महामात्य सर्प शब्द का प्रयोग किया गया है। गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, एक संचार और एक संस्था। संचार जो गुप्तचर होते थे वो अलग अलग जगह जाकर घूम फिर के सूचनाओं को इकट्ठा करते। संस्था के जो गुप्तचर, संस्था नाम से जो गुप्तचर थे वो क्या करते, एक जगह ही रहते और वहीं से सूचनाएं इकट्ठे करते। उभय वेतन नाम के गुप्तचर वो होते थे जो क्या करते, एक जगह से दूसरी जगह जाते और वहां की प्रशासनिक इकाई में स्थान प्राप्त करते और फिर सूचनाओं को आदान प्रदान किया करते थे। अब देखिए प्यारे बच्चों, अपन आज इस क्लास में मौर्य काल के अंतिम टॉपिक की ओर पहुंच चुके हैं, जिसमें है सैन्य प्रशासन। कौन सा है, सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन किस प्रकार का होता था वो सुनिएगा जरा एक बार। सैन्य प्रशासन किस प्रकार का होता था मौर्य काल में, वो सुनिए। इस जमाने में कुल मिलाकर आपको इतना पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की सेनाओं का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले आपको याद रखना है, मौर्य काल में पैदल सेना होती थी, सेना सुदृढ़ होती थी। आपको पहले सप्तांग सिद्धांत में बताया, राजा और सेना होनी चाहिए उसकी, तो सेना होती थी मौर्य काल में राजा और सम्राट के पास। कैसी कैसी होती थी, पैदल सेना होती थी। उसके बाद कैसी होती थी, नौ सेना होती थी, नौ सेना होती थी। उसके बाद घुड़सवारी सेना, अश्व सेना जिसको अपन कह सकते हैं,
अश्व सेना होती थी, अश्व सेना। फिर हाथी की सेना भी होती थी, ठीक है, हाथी। और उसके बाद रथ सेना भी होती थी। और रथ के बाद में एक सेना होती थी जो क्या करती थी, रसद सामग्री पहुंचाने, रसद सामग्री, ठीक है, रसद सामग्री, या जिसको मैं कह सकता हूं युद्ध सामग्री, युद्ध सामग्री की आपूर्ति करने के लिए, युद्ध सामग्री की आपूर्ति करने के लिए एक अलग से सेना का गठन किया जाता था, आपूर्ति करने हेतु, करने हेतु। अब देखिए प्यारे बच्चों, सैन्य प्रशासन, इसमें भी वही कहानी है। टोटल 6 प्रकार की सेनाएं हैं। इनका प्रशासन भी प्रत्येक एक एक इकाई में 5 लोग अलग अलग करते थे। टोटल इसमें भी कितने लोग करते थे प्रशासन? 30 लोगों के द्वारा सेना का प्रशासन किया जाता था। एक देखिए पैदल सेना थी मौर्य काल में, एक नौसेना भी होती थी, अश्व सेना होती थी, हाथी होता था, हाथियों की एक सेना होती थी पूरी, ठीक है। उसके बाद रथ की सेना होती थी और उसके बाद आपके पास होता था रसद सामग्री या युद्ध सामग्री की आपूर्ति करने के लिए एक अलग से सेना होती थी। आजकल जैसे आप लोगों को मालूम है जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, लेकिन इसके अलावा अर्धसैनिक बल और हैं भारत में काम करने वाले। तो वैसे ही आप लोगों को मालूम है उस जमाने में भी पैदल चलने वाले सैनिक होते। लगभग ये कहा जाता है कि मौर्य काल में लाखों की संख्या में पैदल सैनिक थे। उसके बाद नौ सैनिक, फिर अश्व सेना, फिर हाथी, फिर क्या है रथ, और फिर क्या है रसद सामग्री। रथ है, रथ के सेना होती थी अलग से, रथ सेना। हाथियों की पूरी सेना होती थी उस जमाने, घोड़ों की पूरी सेना, नौ सेना होती थी, ठीक है। और ये तो पता ही है जहाज बनाने के कारखाने भी मिलते हैं उस जमाने के। तो नौसेना होती थी, अश्व सेना थी, हाथी सेना थी, रथ सेना थी, रसद सामग्री की आपूर्ति करने वाली